हमने स्ट्रीट्स भरी हुई देखी तेहरान की, मशहद की। दो ही नारे वहाँ पे सुने गए, एक ये अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, और एक ये कि इनकलाब जिंदाबाद और खामनेई जिंदाबाद। क्या ईरान मुस्लिम मुल्क नहीं है? क्या ईरान को वेनेजुएला जैसा या इमाम खामनेई को उस तरह से उठाकर ले जाना मुमकिन है? जब मैं कह रहा हूं कि अमेरिका का डाउनफॉल है, यानी इसराइल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा इस एरिया से। क्या बात करते हैं अशरफ जैदी साहब, आपको लगता है कि अमेरिका सामान समेट के निकल जाएगा और इसराइल ऐसा होने देगा? ईरान का महफूज रहना और ईरान की जो लड़ाई है प्रतिरोध मोर्चे की शक्ल में, उसका बाकी रहना दूसरे ममालिक के हक में है। इमाम खामनेई के ऊपर अगर कोई हमला होता है और खुदा न खास्ते इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, तो देखिए उनके मानने वाले सिर्फ ईरान में नहीं है, बल्कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनकी आस्थाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। ये 10 करोड़ लोग से डायरेक्ट अमेरिका की जंग होगी। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मैं हूं इमरान खान। आज हम फिर स्टूडियो में हैं और पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर आप देख रहे होंगे ईरान छाया हुआ है। ईरान में जिस तरह के प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ शुरू हुए थे और बदल गए सरकार विरोधी या एक तरह से इस्लामिक रेवोल्यूशन के खिलाफ या उसकी मुखालफत में, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उस पर अमेरिका की धमकियां और बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे। लेकिन अब आगे क्या होगा, मौजूदा सूरत हाल किस तरह की बन रही है, उस पर बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को हमने स्टूडियो में दावत दी है जो इन बातों को बेहतर ढंग से बता सकते हैं। क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में, बिलखुसूस ईरान में और मिडिल ईस्ट के कई देशों में रह के रिपोर्टिंग कर चुके हैं, वहां की जमीनी हकीकत से वाकिफ है। हमारे साथ हैं अशरफ जैदी साहब। अशरफ जैदी साहब, स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ जैदी साहब हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार हैं, सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने मिडिल ईस्ट में रहकर लंबे वक्त तक काम किया है। अशरफ जैदी साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे, ईरान में जो सिचुएशन बनी, हमने देखा पिछले 2 हफ्ते में जनता सड़कों पर थी, जबरदस्त हिंसा हुई, यह तय हो गया कि सत्ता को बदलना है, सत्ता को पलटना है, इस तरह की खबरें आने लगी। मेरा सवाल यह पहले आपसे है कि आखिर ऐसा ईरान में बार बार होता क्यों है? जब जून की जंग हुई, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ईरान डिस्टर्ब हो गया था, IRGC के टॉप लीडरशिप को मार दिया गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ ही महीनों बाद ये सानेहा हो जाता है जिसमें कि जनता सड़कों पर है और इमाम खामनेई की हुकूमत जो है और जो उनका इस्लामिक रेवोल्यूशन रिजीम है उस पर संकट मंडरा रहा है। ईरान इन चीजों को समझ क्यों नहीं पाता जल्दी? क्या उसकी इंटेलिजेंस कमजोर है या इन चीजों को देखते हुए भी वो अनजान बन जाता है, या इसके पीछे क्या वजह है? आप बेहतर ढंग से समझाइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और लाइव हिंदुस्तान का कि उसने ये मौका फराहम किया कि हिंदुस्तान की जो जनता है, हिंदुस्तान के जो व्यूअर्स हैं, जो हक़ाइक़ जानना चाहते हैं, आपका ये चैनल पहले भी और मुसलसल इस कोशिश में लगा रहता है कि वो ईरान से और ईरान से रिलेटेड जो न्यूज़ है या मिडिल ईस्ट के दूसरे ममालिक में जो क्राइसिस हैं उनको लेके वहाँ की जो हक़ाइक़ हैं वो अपने दर्शकों को बताए। जी, इस हवाले से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ और इसी तरह आपके दर्शकों का कि जो पूरे तरीके से आपके साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा लाइव हिंदुस्तान के ज़रिए हक़ाइक़ को इस रीजन से जानने की कोशिश करते हैं और उस पे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। जी, रही बात ईरान के अंदर होने वाले इन हादसात की, इन वाक़यात की जो वहाँ पे पिछले 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते से जारी हैं और जिस तरह से जो तस्वीर इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए ईरान की पेश की गई,
उस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि ईरान के साथ ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि आधी सदी 50 साल का अरसा जो गुज़रा है, जी। वो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए ईरान के चेहरे को और उस इनकलाब को कि जो इमाम खुमैनी की रहबरी में 1979 में ईरान में कामयाब हुआ, उसको उसके चेहरे को मखदूश करने की कोशिशें हमेशा से रही। और एक दुश्मन जो इस सिस्टम का है, इस इनकलाब का है, चूँकि मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि ये इनकलाब अमेरिका, इसराइल या उन व्यवस्थाओं के ख़िलाफ़ है कि जो इस दुनिया में हाकिम है, और वो व्यवस्थाएं इस तरह की हैं कि वो अपने ख़िलाफ़ खड़े होने वाली किसी भी तहरीक को, किसी भी मूवमेंट को बर्दाश्त नहीं करती हैं। ये इनकलाब अमेरिका की उस गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ इस रीजन में आया था, जो वो तमाम वो देश के जो एनर्जी से फुल हैं, जहाँ पे मादिन के ज़खायर मौजूद हैं, पेट्रोल है, खनिज है, पेट्रोकेमिकल्स जी। वहाँ पे मौजूद हैं, वो उन जो अमेरिका की जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं, और अमेरिका जो जैसे चाहता था उनको अपने कब्ज़े में करता था, ये इनकलाब उसी सोच के ख़िलाफ़ था। वहाँ की जनता का अपना इनकलाब है, और इस जनता ने हमेशा इस इनकलाब की हिफाजत की है। जी। शोर होते हैं, उम्मीदें बन जाती हैं दुश्मन की, और ये उम्मीदें हक़ाइक़ में जब तब्दील होने लगती हैं, तो एक शोर होता है पूरी दुनिया में। मीडिया इसको, जो गलियों की आवाज़ हैं, उनको बड़े स्क्रीन पर दिखाना शुरू करती हैं। जो एहतजाज हैं, उनको वो लोग किसी न किसी अपने हक़ के लिए उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हर देश में, जी। हर कम्युनिटी में, हर कौम में, हर जगह पर कोई भी व्यवस्था हो दुनिया की, उसके अंदर बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो असंतुष्ट होते हैं। उनके एहतजाज को, या किसी इकोनॉमी के वजह से जो एहतजाज हैं, उनको फुर्सत बनाकर एक व्यवस्था जो कायम है अमेरिका ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ उसका इस्तेमाल करना, ये दुश्मन की और ईरान का जो इनकलाब है उसके मुखालिफिन की हमेशा से एक चाल रही है। और इस चाल को कामयाब वहाँ की जनता, मैंने जो देखा है, वो आधी सदी में उन्होंने नहीं होने दिया गया, उन्होंने नहीं होने दिया। उसकी वजह यह है कि ये सिस्टम, ये इनकलाब कोई एक शख्स का नहीं है। यही वजह है कि उनके जो अंदाजे हैं, उनके जो मफरूज़े हैं, वो हमेशा फेल होते नज़र आते हैं। क्षेत्र की जो ताकतें हैं, उनका पैसा, जो आलमी इस्तकबारी ताकत है, उनका असलहा, और जो एक एम्पायर है मुख्तलिफ तरीके से, जो मीडिया एम्पायर है, उसके जो अपने कारनामे हैं, वो कारनामे ईरान में हमने हमेशा उसको नाकाम होते हुए देखा। और उसकी वजह सबसे ये है कि दुश्मन और इनकलाब का दुश्मन, इस सिस्टम का दुश्मन हमेशा मिस कैलकुलेशन का शिकार होता है, और इस मर्तबा भी वो इसी मिस कैलकुलेशन का शिकार हुआ, और उसने शिकस्त खाई। और हमने कल देखा कि वो लोग के जो इस इनकलाब के हामी हैं, वो अवाम, वो मुस्तज़फ़ लोग कि जो इस इनकलाब को अपना इनकलाब कहते हैं, वो लोग सड़कों पर थे। मिलियंस ऑफ पीपल, हमने स्ट्रीट्स भरी हुई देखी, तेहरान की, मशहद की, इलाम की, क़ुम की, और इसी तरह ईरान के 100 से ज़्यादा शहरों में कल हमने उन लोगों को देखा कि जो इस इनकलाब के चाहने वाले हैं, अपने रहबर के चाहने वाले हैं। वो नारा लगा रहे थे कि रहबर के का जो फरमान है, उनका जो हुक्म है, हम उसके लिए अपनी जान भी निछावर कर देंगे। दो ही नारे वहाँ पे सुने गए, एक ये अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, और एक ये कि इनकलाब जिंदाबाद और खामनेई जिंदाबाद। ठीक है, लेकिन एक वक्त वो भी आया था, आपने कहा कि कुछ लोग असंतुष्ट होंगे या रहते हैं हर जगह, उनको हाईलाइट ज्यादा किया जाता है, लेकिन एक वक्त अभी आया था, अगर हम देखें जुमेरात और जुमा, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खासतौर से गुरुवार की रात को वो वक्त आया था
जब ऐसा लगा कि ईरान में जो कुछ असंतुष्ट कहे जा रहे हैं उनकी तादाद कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा है, और ला खामनेई, ला इस्लाम, मर्ग अज खामनेई, इस तरह के नारे भी वहां सुनाई दिए। क्या ईरान में जानबूझकर आपको लगता है कि इस तरह के लोगों को ढील दी गई? उसके पीछे कोई रणनीति है? आप उसको अच्छे तरह से बताएंगे, क्या ऐसा है? क्या मेरा ये सवाल सही है, या फिर इसके पीछे वाकई सरकार के बूते से या काबू से चीजें बाहर हो रही थी? नहीं, देखिए, ईरान में जितना मैं ईरान को जानता हूँ और इस इनकलाब इस्लामी को मैं समझता हूँ, चूँकि वहाँ पर कभी भी जो लोग निज़ाम को संभालने वाले लोग हैं, जो कमांडर कहलाते हैं, जो जो सरबराह हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके अंदर एक चीज़ नज़र आती है, वो लोग इंसानियत को मद्देनज़र रखते हैं। सामने वाला जवान है जो प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी भी वजह से वो प्रोटेस्ट कर सकता है, चूँकि इकोनॉमी के मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल ईरान में वाक़ई हैं, महंगाई है, और उस तरह से और भी बहुत सारे फ़िशान हैं जो ईरान की जनता के ऊपर हैं इस वक्त, और वो सब इसलिए हैं कि ईरान पिछली निस्फ सदी से आलमी इस्तकबार के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा है। जब आप किसी आलमी निज़ाम के ख़िलाफ़, आलमी उस व्यवस्था के ख़िलाफ़ के जो कायम है, जब आप उसके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हैं, तो उसमें कहीं न कहीं आपको कुर्बानियाँ देनी। मैं हिंदी समझने वाले दर्शकों को बता दूं कि अशरफ ज़ैदी साहब कहना चाह रहे हैं कि विश्व ताकतों के खिलाफ जो है खुलकर तन कर खड़ा हुआ है ईरान पिछली आधी सदी से। अब ये जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, इन्होंने ईरान पे वो सेक्शन लगाए कि जो यकीनन अगर किसी और देश पर वो 6 महीना या 6 महीने से कुछ ज़्यादा अगर वो सेक्शन लगा दिए जाएं, तो वो मुल्क, वो वैसा दम तोड़ देगी। जी, ये ईरान और ईरानी क़यादत की अपनी एक सूझ और बूझ है कि वो कैसे आलमी इस्तकबार के ख़िलाफ़ खड़े होकर इस निज़ाम को पिछली निस्फ सदी से चला रहे हैं, आधी सदी से चला रहे हैं। अब वहाँ पे फ़िशार भी है, प्रेशर है, लोगों के ऊपर जो महंगाई है वो थोपी गई है, लेकिन ये थोपने वाले कौन हैं? 80% से ज़्यादा आवाम ईरान की ये समझती है कि ये जो महंगाई है, ये जो हमें काम नहीं मिल पाता, ये जो बेरोज़गारी है, इसका ज़िम्मेदार वो लोग अमेरिका और उसी इस्तकबारी ताकत को मानते हैं कि जिसके मुकाबले पे वो खड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, हर मुल्क की 10 से 20% अवाम हमेशा ऐसी होती है कि जिनको आलमी इस्तकबार से इस जंग से मतलब नहीं होता। उनको अच्छी ज़िंदगी चाहिए होती है, उनको ऐश और इश्शत चाहिए होती है। अब कहीं ना कहीं ये जो असंतुष्टि है, ये उनको मजबूर करती है सड़क पर लाए। वहाँ का जो निज़ाम है, वहाँ की जो सियासी क़यादत है, वो उनकी उस मजबूरी को समझती है और हमेशा उनके तज़ाहुरात का, उनके प्रोटेस्ट का इस्तक़बाल भी करती है और उनकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश भी करती है। मसला तब ख़राब होता है जब उन्हीं कुछ जवान जो परेशान हैं बेरोज़गारी की वजह से या गिरती हुई करेंसी की वजह से, जो ताजिर और जो बिजनेसमैन तबका परेशान है, उनके दरमियान जाकर उस प्रदर्शन को, उस प्रोटेस्ट को एक मुसल्लह प्रोटेस्ट में बदल देते हैं, दंगे में बदल देते हैं। यानी उस पुरअमन तज़ाहुरात को, पुरअमन मुज़ाहरे को दंगे में बदलते हैं जब मसाइल होते हैं। और फिर इन दंगाइयों की पहचान करना, उन जो असल प्रोटेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो करेंसी की वजह से परेशान हैं, बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं, वो वहाँ पे एक मुश्किल होती है। और जब तक इन दंगाइयों की पहचान हो पाती है इमरान भाई, तब तक देर हो चुकी होती है। उसको इंटरनेशनल मीडिया और जो मीडिया एम्पायर है पहले से इस इंतज़ार में है, मौके की तलाश में है कि ईरान में थोड़ा सा कुछ हो तो हम उसको बड़ी स्क्रीन पर दिखाएं कि एक इनकलाब, एक काउंटर इनकलाब हो रहा है, उसको वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और तब तक इनकी पहचान हो पाती है। असल
जब वो पहचान होती है तो उनको पहचान कर कर उनका इलाज किया जाता है। और महंगाई और वाकई बाजार की हालत से परेशान लोगों के जो मुश्किलात हैं उनका समाधान भी किया जा रहा है। और अब मुसलसल वहाँ की जो हुकूमत है और वहाँ की जो सियासी क़यादत है, रहबर आला है ईरान के, वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, उन्होंने कहा कि ये जो आम प्रोटेस्टर हैं, जनता है, अगर वो अपने किसी इकोनॉमिकल इशू से परेशान होकर मैदान में आती है तो हम उनकी सुनने को तैयार हैं। लेकिन वो शख्स के जो असलहा लेकर मैदान में आ रहा है, वो शख्स जो उन्हीं ताजिरों के ऊपर या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के ऊपर हमले कर रहा है, उनको कत्ल कर रहा है, हम उसके खिलाफ हैं और उसको उसकी जगह बैठाने की कोशिश करनी चाहिए सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को। क्या आपको लगता है कि इन 2 हफ्तों में ईरान ने पहचान लिया ऐसे लोगों को या ऐसे लोगों के लीडर्स को और कार्रवाई वहां पर शुरू हो गई, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि जुमेरात और जुमा यानी गुरुवार और शुक्रवार को जो प्रदर्शन हावी थे वो सैटरडे और संडे, शनिवार, इतवार और सोमवार तक थोड़े डाउन पड़ गए, और हम देख रहे हैं जब मंगलवार को हम लोग बात कर रहे हैं तो काफी हद तक कंट्रोल में है। बिल्कुल। तो क्या ईरान में इस रणनीति के तहत काबू पाया गया इस तरह? बिल्कुल छूट दी गई। जब तक उन असल जो लीडर्स थे इन दंगाइयों के, जब तक उनकी पहचान नहीं हुई तब तक किसी भी तरीके का कोई काम और किसी तरीके से कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। असल कार्रवाई वहाँ पे उनके ऊपर हुई है कि जो लीडर्स थे और जिन्होंने बाहर की फंडिंग से के ज़रिए वहाँ पे असलहे के उनको मुसल्लह किया, आम लोगों को या उन जवानों को भड़काया कि जो इसमें मुसल्लह झड़पों में शामिल हुए, और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और आज जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, कल हमने देखा कि ईरान के बड़े शहरों में बड़े मास लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट हुए उन मुसल्लह ग्रुप्स के खिलाफ, उन मुसल्लह अफराद के खिलाफ जिन्होंने इस पुरअमन एहतजाज को दंगे में बदलने की कोशिश की। एहतजाज आप कह रहे हैं या प्रदर्शन पुरअमन था, ठीक है, शांतिपूर्ण था, लेकिन हुआ क्यों? आज से सैंक्शन तो ईरान पर है नहीं, आपने खुद कहा आधी सदी से ज्यादा वक्त तक ईरान ने इनको मैनेज किया, तो मौजूदा दौर में अचानक ऐसी क्या दिक्कत पेश आ गई कि ईरानी जो रियाल है उसका भाव इतना गिर गया डॉलर के मुकाबले कि लोगों को सड़कों पर आना पड़ा? तो क्या कहीं ना कहीं खुद इस्लामिक रेवोल्यूशन जो रिजीम है या हुकूमत है वो मौके नहीं दे रही है अमेरिका और इसराइल को? कहीं तो कोई ऐसी चूक हो रही है, वरना सैंक्शन आज के थोड़ी ना है, ये तो हमेशा से ईरान मैनेज कर ही रहा है, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से मैनेज कर रहा है, 1979 के बाद से। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो हुक्मरान तबका है उसकी कोताहियाँ होती हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर जो खामखाई की एक महंगाई थोपी जाती है उसका रिएक्शन होता है। लेकिन ज़्यादातर जो इन तज़ाहुरात और इन उसमें देखा है, प्रोटेस्ट में हमने वो बाहरी हाथों को देखा है। ईरान के अंदर बाहरी जो कुव्वतें हैं, जो आलमी एक इस्तकबारी निज़ाम है, उनके हाथ साफ हमें नज़र आए। बिल्कुल। ट्रंप जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है उसने खुलेआम उन दंगाइयों को सपोर्ट किया, उनको मुसल्लह करने की तमाम तर कोशिशें जो आसपास के देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनकी कुदरत ताकत पूरी झोंक दी गई कि किसी तरह उन चंद एक जो दंगाई हैं उनको मुसल्लह कर कर ईरान को अनस्टेबल करने की कोशिश की गई। ये मुझे नहीं लगता कि किसी मुल्क के साथ हुआ हो जो ईरान के साथ हो रहा है। यानी वो दंगाई के जो आम जनता के ऊपर मुसल्लाना कार्रवाई करे उसको टेररिस्ट कहा जाता है। नहीं तो इसमें अशरफ जैदी साहब कोई दबी छिपी बात तो है नहीं। इसराइल हो या अमेरिका, वो तो खुलकर कहते हैं कि हमारा रोड़ा ईरान है और उसका इस्लामिक रेवोल्यूशन है, हमें उसको बदलना है। आपने देखा होगा 12 दिनों की जंग के दौरान भी ये बात उठी थी, और जो शाह पहलवी हैं जो अपने आप को क्राउन प्रिंस कहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उनको ईरान में लाने की बातें शुरू होने लगती हैं। इस बार भी हुई और जून में भी हुई थी। तो ये तो कोई छिपी बात है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि ईरान की इस हुकूमत को नेस्तनाबूद करना हमारा ख्वाब है। लेकिन इतना सब बोला जा रहा है खुल करके, बावजूद इसके OIC जो मुस्लिम देशों का एक संगठन है, एक प्लेटफॉर्म है,
वहां से चूं तक नहीं होता, वहां से एक आवाज नहीं निकलती। क्या ईरान मुस्लिम मुल्क नहीं है? क्या ईरान में मुसलमान नहीं बसते हैं? क्या ईरान ओआईसी का सदस्य नहीं है? इसको आप कैसे देखते हैं? ये खामोशी कैसे देखें? देखिए, मैं इस खामोशी को, सिर्फ खामोशी नहीं है बल्कि जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो ये कि जब ये सब तांडव ईरान के ख़िलाफ़ आलमी इस्तकबार और अमेरिका की सरपरस्ती में अंजाम देता है, तो सिर्फ यही नहीं कि इस्लामी सो कॉल्ड इस्लामी देश ईरान का साथ दें, बल्कि वो लोग उस इस्तकबारी निज़ाम के तहत और उसके ज़ेर सरपरस्ती ईरान के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं मुसल्लहाना कार्रवाइयों का साथ देते हैं। वो क्यों? देखिए, ईरान की जब आप सूरत हाल की बात करते हैं तो देखिए, इस दुनिया में दो ही निज़ाम, दो ही व्यवस्थाएं हाकिम हैं जी। दो निज़ाम चल रहे हैं। एक इस्तकबारी निज़ाम है कि जिसकी सरपरस्ती अमेरिका के हाथ में है, और एक निज़ाम वो है कि जो इमाम खुमैनी ने मुस्तज़अफ़ीन के लिए क़ायम किया 1979 में, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इनकलाब सिर्फ ईरानियों का इनकलाब नहीं है बल्कि ये मुस्तज़अफ़ीन आलम का इनकलाब है। ऑप्रेस्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड के लिए ये एक उम्मीद की किरण है। और तभी से जो एंटी ईरान खड़े हुए देश हैं, जो एंटी इम्पीरियलिस्ट पावर्स खड़े हुए कौमें हैं, वो ईरान को एक उम्मीद की नज़रों से देख रही हैं, और उससे वो लोग मॉडल उन्होंने लिया है अपने अपने यहाँ उसको इजरा करने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। और जो व्यवस्था जो आप बार बार मीडिया में आजकल नाम सुन रहे हैं, प्रतिरोध मोर्चा, ये प्रतिरोध मोर्चा की सरकर्दगी किसके हाथ में है? सरपरस्ती किसके हाथ में? ईरान के हाथ में। ठीक है। ईरान ने कौमों को, दबी कुचली कौमों को ये हिम्मत दी कि वो एक आलमी निज़ाम के जो उनको दबा रहा है, उनके रिसोर्सेज को लूट रहा है, वो निज़ाम के जो उनको उनके हुकूक से महरूम कर रहा है, वो उस निज़ाम के खिलाफ खड़े हों और अपने हुकूक की बाजियाबी की लड़ाई लड़ें। यही लड़ाई यमन में जारी है, यही लड़ाई फ़िलिस्तीन में जारी है, यही लड़ाई लबनान और इराक में जारी है। और इसी तरह जहाँ ये लड़ाई प्रतिरोध मोर्चे का हिस्सा नहीं बने बहुत से देश, उनको आलमी निज़ाम, आलमी इस्तकबार खा गया। लीबी के अंदर यही हुआ कि कज़ाफ़ी इस प्रतिरोध मोर्चे का हिस्सा नहीं था, उसको उस आलमी निज़ाम ने कुचल दिया। और आज देखिए आप लीबिया का हाल क्या है। सीरिया जब तक प्रतिरोध मोर्चे का हिस्सा बना रहा, उसको आलमी निज़ाम जो टकरा रहा था वो उसका मुकाबला करता रहा। और जब उसने ये कोशिश की कि वो उस आलमी निज़ाम के जो इस्तकबारी निज़ाम है उसको साथ जाए, सीरिया का हाल आप देख रहे हैं कि वो कुचला गया। और आज उसके अंदर रोज़ाना कुछ तो कुश्तार हैं। वो जोलानी के जो कल टेररिस्ट का सरदार और उसका सरकर्दा था, आज अमरीकी सदर भी उससे हाथ मिलाता है। जो खित्ते की मुख्तलिफ ताकतें हैं वो उसके साथ मिल जाती हैं। यानी उनकी नज़र में अमरीका और अमरीका नवाज और अमरीकी ब्लॉक की नज़र में हर वो शख्स कि जो अमरीकी मफादात के खिलाफ खड़ा है वो टेररिस्ट है, और जो उसके मफादात को अप्लाई कर रहा है वो उसका अलाइस है, उसके से तमाम सेक्शन ख़त्म कर लिए जाते हैं। तो लिहाजा जब तक ये नबर्द प्रतिरोध मोर्चा और जो साम्राज्यवादी ताकत है उनके दरमियान रहेगी, तब तक ईरान के अंदर इस तरह के जो सिनेरियो हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। सिनेरियो क्रिएट करना उनका काम है, लेकिन उसके ऊपर फायक आ जाना, उस पे कामयाब हासिल कर लेना, ये ईरान की आदत बन चुकी है। और ईरान हमेशा हर मुहाज पर, हर सिनेरियो को ट्रैकल करने में हमेशा कामयाब रहा है और आइंदा भी रहेगा। वो लोग कि जो ईरान के इनकलाब को ट्रैकल करने में काउंटर इनकलाब की उम्मीदें लगाए हुए हैं, वो 50 साल में नाकाम होते रहे और आइंदा भी नाकाम होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस इनकलाब को एक ऐसे सिस्टम की हिमायत हासिल है कि जो सिस्टम ना शर्क के ऊपर डिपेंड करता ना गर्ब के ऊपर डिपेंड करता। इमाम खुमैनी ने एक उसूल दिया था इस इनकलाब को, ला शर्किया वला गर्बिया, ना ही हम ईस्ट के साथ हैं ना वेस्ट के साथ हैं, अल इस्लामिया, इस्लामिया उन्होंने नारा लगा था। यानी ये एक जमहूरियत इस्लामी है,
इसके उसूल इस्लाम तय करता है, इसके उसूल खुदावंद मुतआल ने तय किए हैं जो कुरान से लिए गए हैं। और वो उसूल जो कुरान से लिए गए हों, वो उसूल जो जिनको खुदावंद मुतआल ने तय किया हो, उन उसूल के ऊपर चलकर कोई भी निज़ाम शिकस्त नहीं खा सकता। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अमेरिका तय करता है, जैसा उनका नेचर है, उनका मूड कब क्या हो जाए। हमने देखा ना वेनेजुएला में किस तरह से हुआ, और वेनेजुएला होने के बाद जहां राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को उठाकर ले गए अमेरिकी सैनिक और दुनिया देखती रही, उसके बाद से ईरान में प्रदर्शन तेज होते हैं और ये चर्चा शुरू हो जाती है अरब दुनिया से लेकर पूरी दुनिया में कि भाई एक वक्त वो भी आएगा जब इमाम खामनेई को इसी तरह से हाथ बांध करके अमेरिका लेकर जाएगा। और उसी आस में ये प्रदर्शन बहुत तेजी से हुए। आप माने या ना माने, इसके पीछे वो जोश था कि जब वेनेजुएला में हो सकता है तो ईरान चीज क्या है। तो आज अगर आप कह रहे हैं कि ये सारा जो अमेरिका की या बाकी देशों की कोशिश थी वेस्ट की, वो नाकामयाब रही, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का उनके मूड का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि 3-4 हफ्तों बाद, क्योंकि उनकी जो एजेंसियां कह रही हैं कि अभी चूंकि एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह मिडिल ईस्ट के जो अमेरिकी बेसेस हैं उनमें और थोड़े से सही करने हैं, वो उसका वक्त दे दीजिए। तो हो सकता है 3-4 हफ्ते बाद फिर ईरान पर हमला हो जाए या हमें वेनेजुएला जैसी कंडीशन देखने के लिए मिले। क्या ईरान को वेनेजुएला जैसा या इमाम खामनेई को उस तरह से उठाकर ले जाना मुमकिन है? देखिए, ट्रंप और उसके जो अलाइज हैं, इसराइल है, वो हमला किसी भी देश पे कर सकता है। ये बईद नहीं है कि वो कहाँ किस वक्त कहाँ हमला कर दें, लेकिन हमला करने के बाद की जो सिचुएशन है उसके अंदर अमरीकी मफादात का जो सरवाइव करना है वो आया हो पाएगा या नहीं, ये अमेरिका के इख्तियारात में नहीं है। और इस चीज़ को इन्होंने जून के अंदर ईरान के ऊपर हमला करके आजमाया है। इनका मिसकैलकुलेशन था कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे और जो ईरान की आवाम है वो वहाँ के हुकूमत के ईवानों में घुस जाएगी और हमें 48 घंटे के अंदर कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन हमने देखा है कि 48 घंटे के बाद जो जंग ईरान ने शुरू की, उस जंग के अंदर दुश्मन पसपा हुआ और 12वां दिन आते आते उन लोगों ने हाथ को उठा लिया और ट्रंप ने खुद कहा कि हम कोई हमला अब ईरान पे नहीं करेंगे। उनका मिसकैलकुलेशन था, वो जंग शुरू करने के बाद पछताए और अब उसके बाद अमेरिकी निज़ाम के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये चाहते हैं कि अगर हम हमला करें तो उसका जो रिटेलिएशन होगा वो ख़तरनाक होगा। उसके अंदर हमें सरवाइव करना, हम अपनी बेसिस को इस पूरे क्षेत्र में नहीं बचा पाएंगे। 2 सिनेरियो के सामने है, एक ये कि वो धीरे धीरे इस क्षेत्र को छोड़ें, एक दूसरा सिनेरियो बनता है कि वो एक जंग ईरान के साथ लड़ें और जल्द से जल्द इस क्षेत्र को छोड़ के यानी वेस्ट एशिया को छोड़ के यहाँ से फरार इख्तियार कर जाए। अमेरिका दोनों तरीके से डाउनफॉल की स्थिति में है, यानी अगर वो हमला करे तो उसको बहुत जल्द इस क्षेत्र को छोड़ के जाना पड़ेगा और अगर वो हमला नहीं करता, रोज बरोज उसका जो निज़ामी कैफियत है, उसकी जो बदलती हुई सूरत हाल है वेस्ट एशिया की, उसके अंदर कहीं ना कहीं अमेरिकी निज़ाम की डाउनफॉल शुरू हो चुकी है। क्या बात करते हैं अशरफ जैदी साहब, आपको लगता है कि अमेरिका सामान समेट के निकल जाएगा और इजराइल ऐसा होने देगा? इजराइल की तो पूरी जो हम लगातार देखते भी रहते हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स भी बताती कि इजराइल की तो पूरी सांसें ही जो है इस आधार पर चलती हैं कि अमेरिका वहां मौजूद रहे और अमेरिका के भरोसे, अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर वो मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रख सके, अपने ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को पूरा कर सके। क्या बात करते हैं कि अमेरिका चला जाएगा और इजराइल जाने देगा, ऐसे ही चले जाने देगा? देखिए, मैंने पहले भी आपके एक पॉडकास्ट में अर्ज किया था कि अमेरिका के लिए जो इसराइल की हैसियत है, ये इस पूरे क्षेत्र के लिए जो इसराइल की हैसियत है, इसराइल एक अमेरिका की एक चौकी है इस एरिया के अंदर जो उसके मफादात की हिफाजत करती है। जब खुद अमेरिका कमज़ोर होगा तो इसराइल बहुत दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसराइल का जो ज़िंदगी है और इसराइल का जो वजूद है वो अमेरिकी वजूद के साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं कह रहा हूं कि अमेरिका का डाउनफॉल है, यानी इसराइल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा इस एरिया से, और इस एरिया में जो उसकी गुंडागर्दी है कि जिसका एहसास आसपास के तमाम देशों को है, कतर के ऊपर हमला करने के बाद
कोई भी अरब देश इसराइल से अब अपने को अमनियत में महसूस नहीं करता। जब से इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया, अब कोई भी इस्लामी देश, सो कॉल्ड इस्लामी देश या अरब देश अपने को सेफ महसूस नहीं करता है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि ईरान का स्टैंड करना, ईरान का महफूज रहना और ईरान की जो लड़ाई है प्रतिरोध मोर्चे की शक्ल में, उसका बाकी रहना दूसरे ममालिक के हक में है। वो इसलिए कि अगर ये कील निकाल दी गई, चूंकि ईरान वो कील है इस क्षेत्र के अंदर, अगर वो निकली तो फिर कोई भी देश के जो अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद रखना चाहता है, हर वो देश के जो कहीं ना कहीं जिसके लिए ऑप्शन होते हैं कि अगर अमेरिका ने उसको कोई चीज नहीं दी, तिजारत अमेरिका से नहीं होगी तो रशिया से होगी, चाइना से होगी, फिर किसी भी दुनिया के किसी भी देश के पास ये ऑप्शन नहीं बचेगा, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, किसी भी ट्रेड की शक्ल में हो। और दूसरी बात जो आपने कही, मैडरो को जो उठाया उसके बेडरूम से, सवाल का जवाब इमाम जी नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, इमाम खामनेई जो है वो मैडरो की तरह का लीडर नहीं है। इमाम खामनेई एक मुल्क के सियासी लीडर होने के अलावा भी करोड़ों लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, करोड़ों लोगों की जो आस्था है, वो उनके साथ जुड़ी हुई, मजहबी रहनुमा भी है। यही वजह है, मजहबी रहनुमा है। यही वजह है कि जब अमेरिका ये वो अगर चाहता, पहली बात तो अमेरिका के बस में ये नहीं कि उनको वो कत्ल करे, दूसरा अगर वो इस ऑप्शन को सोचे भी कभी, तो ये जंग जो है उसको पता है कि ये जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिसके हाथ में जो इम्कान है, जिस तरह का असला है, वो शुरू हो जाएगी। मसलन इमाम खामनेई के ऊपर अगर कोई हमला होता है और खुदा न खास्ते इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, तो देखिए उनके मानने वाले सिर्फ ईरान में नहीं है, बल्कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनकी आस्थाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। ये 10 करोड़ लोग से डायरेक्ट अमेरिका की जंग होगी, और ये जंग खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है, चाहे इस वेस्ट एशिया के ममालिक हों या वेस्ट एशिया से बाहर जो ममालिक बसते हैं वो, वहां पे अमेरिका को सरवाइव करना, अपने मफादात को बचाना बड़ा भारी पड़ जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका वो काम नहीं कर पाएगा जो वेनेजुएला में उसने मैडरो के साथ। एक काउंटर क्वेश्चन करूं जी, इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर घुसकर सोते हुए पता नहीं किस असलहे से, किस मिसाइल से, कौन से तरीके से मारा था ईरान के अंदर ही, और इस्माइल हानिया के चाहने वालों ने क्या अमेरिका का उखाड़ लिया, आप बताइए। तो क्या ऐसा खामनेई के साथ नहीं हो सकता? देखिए, चूंकि जंग की हालत है और ईरान, मैंने बताया कि निस्फ सदी से एक जंग लड़ा है, चाहे वो इंटेलिजेंस लेवल। एक लाइन और जोड़ दूं जी, सैयद हसन नसरुल्लाह के ऊपर टनों वजनी बम गिराया, इतना बड़ा बम गिराया कि गड्ढा हो गया। सैयद हसन नसरुल्लाह के चाहने वालों ने क्या ही कर लिया, आप बताएं। देखिए, जो निज़ाम ईरान में कायम है और जिस निज़ाम को मिटाने के दर पे ये इस्तकबारी ताकतें हैं, उनका ये कैलकुलेट करना, और जो मादी और उनकी जो ताकत, जिस ताकत की बिना पर वो सामने वाले को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो उनकी नज़र में यह है कि शख्स के मरने से मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, शख्स के मरने से मुल्क ख़त्म हो जाएगा, या शख्स के शहादत के बाद या उसके कत्ल करने से उस निज़ाम को आप मिटा सकते हैं। ये कभी नहीं होता है। जब ईरान के अंदर आलमी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक ये इनकलाबी निज़ाम कायम हुआ, तो सबको ये उम्मीद थी कि ये जो मजहबी रहनुमा है इमाम खुमैनी, इनके मरने के बाद, इनकी मौत के बाद ये निज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो निज़ाम बाकी रहा। दुनिया का जो अंदाजे थे, दुनिया के जो मफरूज़े थे, वो फेल नज़र आए। उसके बाद इमाम खामनेई ने इस निज़ाम को उससे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाया, उन अहदाफ को अचीव करने में दिन रात एक की, और आज आप देख रहे हैं कि 50 साल के बाद भी ये निज़ाम उसी उसूलों के साथ अपने तरक्की के जीनों को तय कर रहा है। क्यों? क्योंकि
जो आलमी निज़ाम इस्तकबार है उसके जो कैलकुलेशन है वो हमेशा गलत है। उसकी वो अपने कुदरत का जो कैलकुलेशन करता है वो अपने असलों की बिना पर करता है, कुदरत की बिना पे करता है, पैसों की बिना पर करता है। जबकि जो मुस्तज़फ़ीन का निज़ाम है, जो इलाही निज़ाम है, वहाँ पे सिर्फ पेट्रो डॉलर कुदरत और ताकत को तय नहीं करते। असलहे जदीद असलहे जो ताकत का तवाज़ुन है उसको तय नहीं करते, बल्कि एक इलाही ताकत होती है, एक रूहानी ताकत होती है कि जो जंग के मेयार को तय करती है, हार जीत को तय करती है। और ईरान में हमने बार बार यही चीज देखी है कि जब भी दुश्मन ने ताकत के सारे सरकमस्टांसेस को अपने हक में पाया, हमेशा नाकाम हुआ। और जेमी कार्टर ने, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट था, उसने भी बहुत कोशिशें की। चूंकि जेमी कार्टर के ज़माने में ये इनकलाब कामयाब हुआ, उसने बहुत कोशिशें की कि इस इनकलाब को गिरा दे, इस इनकलाब को दफन कर दे, इस निज़ाम को मिटा दे। लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में था, तो उससे इंटरव्यू में उसने बोला था कि हमने बहुत कोशिश की, सारे सरकमस्टांसेस हमारे हक में थे, लेकिन खुमैनी के साथ उसका खुदा था। सारी चीजें, सारे सरकमस्टांसेस हमारे हक में थे, लेकिन खुमैनी के साथ उसका खुदा था, इसलिए हम नाकाम हुए ईरान में। तो लिहाजा इन मादियात के अलावा भी एक ताकत है, और जो ताकत ईरान में ईरानी इनकलाब का साथ दे रही है, और हमेशा उसी ताकत की बिना पे हमेशा ये इनकलाब कामयाब और कामरान नजर आ रहा है। लेकिन खुद कहा गया है कि आप दिमाग लगाइए, कुछ तदबीर कीजिए, और तदबीर का तकाजा ये कहता है, खुद खुदा ने फरमाया है कुरान में कि जैसे सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक अलायंस किया, डिफेंस अलायंस, बड़ी डिफेंस डील जिसकी बड़ी चर्चा रही, और अब ऑटोमेटिक वो आ गया पाकिस्तान की न्यूक्लियर छतरी के साए में। अब खबर आ रही है कि उसमें तुर्की भी शामिल हो सकता है। तो क्या ईरान को भी इस तरह के अलायंस का हिस्सा नहीं बन जाना चाहिए, या ये लोग कभी ईरान को बनाएंगे नहीं? क्यों नहीं बनाएंगे वो भी मुझे बता दीजिएगा खुले शब्दों में। और क्या ईरान को इसका हिस्सा नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि फिर ईरान को भी ऑटोमेटिक न्यूक्लियर उनका एक डिफेंस मिल जाएगा, जो सोच करके सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील की है। क्योंकि बहुत से अलायंस इस वेस्ट एशिया में बने, बहुत से बिगड़े। अमेरिका ने यमन के खिलाफ एक नाटो इस्लामी देशों की बनवाई, वो नाकाम हुई। इसी तरीके से जो निज़ाम इस्लामी है ईरान में कायम, इनकलाब इस्लामी के ख़िलाफ़ हर वो ताकत के जो उभरती है, वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती हुई हमें नज़र आती है। जब तक आप अमेरिका की छत्रछाया में मौजूद हैं, जब तक आप आलमी निज़ाम को मानते हैं, तब तक आप अमेरिका के खिलाफ कोई भी एतलाफ बनाइए, कोई भी निज़ामी पावर और निज़ामी अलायंस बनाइए, वो नाकाम नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि जब उसकी ज़रूरत पूरी होगी, आप उसके मुकाबले नहीं कर पाएंगे। जब भी अमेरिका को ज़रूरत महसूस होगी कि उससे मुकाबला करना है, वो ऑटोमेटिक तहस नहस हो जाएगी। मैं समझता हूँ दो ही निज़ाम इस दुनिया में इस वक्त हाकिम है। एक इस्तकबारी निज़ाम है, कॉलोनियल सिस्टम है, जो अमेरिका जिसकी सरबराही कर रहा है, और एक इस्लामी और इनकलाबी निज़ाम है कि जिसकी सरबराही ईरान कर रहा है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हमें इस दुनिया में नज़र नहीं आता। जब तक आप अमेरिका की सरपरस्ती में किसी मिलिट्री पावर को, किसी मिलिट्री अलायंस को बना रहे हैं, उसका जो भी मकसद हो, जब भी आप अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे, आप नाकाम नजर आएंगे। मगर ये कि आप ईरानी इनकलाब के साथ, आप इनकलाब इस्लामी के साथ, आप इस्लामी उसूलों के साथ जुड़िए, तो मैं समझता हूँ ये इस्लामी उसूल, इनकलाबी उसूल आपको अमेरिका के मुकाबले में कामयाब कर सकते हैं। इस तरह नाटो भी है, अमेरिका की छत्रछाया में है, अमेरिका के इशारों पे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी गठबंधन ईरान के लिए मुमकिन नहीं है उस रीजन में करने के लिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप अमेरिका की छत्रछाया में अमेरिका से हाथ मिलाए हुए, तब तक अमेरिका के खिलाफ
ये अमरीकी मफादात के खिलाफ किसी भी मुल्क में, किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी अलायंस आपका कामयाब नहीं हो सकता। तो यही तो वजह है अशरफ जैदी साहब कि ईरान में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। हम पढ़ रहे थे और सुन भी रहे थे कि बहुत बड़ा तबका ये मानने लगा है कि भाई हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर या दुनिया के साथ मिलकर क्यों नहीं चल सकते। हमने ही क्या बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने का ठेका ले लिया है? हम ही क्या फिलिस्तीन 50 साल से करते रहेंगे? हमारी डॉलर इस कदर गिर गई कि हमको खाने पीने बिजनेस करने के लाले पड़ गए। हम ब्रेड लेने जाते हैं तो इतना सारा पैसा लेकर के जाते हैं। आज हमारी करेंसी की हालत ये है। तो लोग सोचते हैं, और ठीक है, एक जनरेशन ना सोचे, दूसरी जनरेशन ना सोचे, लेकिन तीसरी चौथी जनरेशन जिसे जेन जी कहा जा रहा है ईरान के अंदर में, वो तो देख रही है ना कि दुनिया कहां चल रही है। और जो पेट्रो डॉलर से कमा रहे हैं, ईरान के पास क्या तेल की कमी है, गैस की कमी है? बहुत अच्छी क्वालिटी की नेचुरल गैस ईरान के पास है। तो वो देख रहे हैं कि हम इतना कुछ रहकर भी फटेहाल हैं या हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और वो लोग मौज काट रहे हैं। मैं सीधे लफ्जों में कहूं, जैसा कि वहां से आ रहा है, ईरान से कुछ बातें आई कि सुन्नी वर्ल्ड मजे काट रहा है और हम जो शिया हैं वो अकेले जो है सिर्फ फिलिस्तीन की रट लगाए हुए अपने लोगों की जानें कुर्बान कर रहे हैं। ये कैसी मुकावमत, ये कैसा रेजिस्टेंस? इसलिए वहां पर तो मतलब हमें कोई सहारा ही नहीं है। देखिए, ईरानी इनकलाब का यही तुर्रे इम्तियाज है कि वो कमजोरों की और दबी कुचली कौमों की मदद करता है। उस आलमी निज़ाम के जो अमेरिका की सरपरस्ती में कायम है उसमें, और जो निज़ाम इमाम खुमैनी की सरपरस्ती में ईरान में कायम हुआ उसमें एक सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि जब वो गरीबों की आहों को सुनता है, उनकी चिल्लाने को और उनकी परेशानियों को सुनता है, तो उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझता है, उनकी मदद के लिए पहुंचता है। ये एक तुर्रे इम्तियाज़ है ईरान का। ये मैं समझता हूँ उसकी अपनी खुसूसियत है, और इसी खुसूसियत की बिना पे ईरान आज बहुत सारी कौमों में मॉडल बन चुका है। और ये मॉडल अमेरिका को नापसंद है, बल्कि अमेरिका हमेशा दबाता है, कुचलता है, बल्कि दबावों को जो उठाने का काम करता है वो ईरान करता है। फिलिस्तीन के अंदर जो मजालिम दुनिया ने देखे, उसके पड़ोसी देशों में भी देखे गए, लेकिन पड़ोसी देश चूंकि अमेरिका के उसी सिस्टम का हिस्सा है कि जो निज़ाम इस्तिबदादी कहलाता है, जो इस्तकबारी कहलाता है, जिसको साम्राज्यवादी ताकतें आप कहते हैं, उसमें जकड़े हुए वो निज़ाम है जो अपने भाई को मरते हुए तो देख रहे हैं, एक मजलूम को आहें तो सुन रहे हैं, लेकिन उसकी आहें सुनकर भी उसकी मदद के लिए नहीं जा रहे हैं। ये ईरान के साथ उसका इम्तियाज है। उसके साथ ये चीज़ है कि वो जब गरीब की आवाज़, दबी कुचली कौमों की आवाज़ सुनता है, ना फ़कत ये कि उसको सुनता है बल्कि उसकी मदद करता है, असलों से भी मदद करता है, इक़्तिसादी तौर पे भी उसकी मदद करता है, और हर तरीके से जो मुमकिन है आलमी निज़ाम के ख़िलाफ़ टकराते हुए उसकी मदद करता है। यही वजह है कि ये जो मॉडल है जमहूरी इस्लामी तो क्या आज मकबूल है तमाम तर कौमों के बीच। हो सकता है हुकूमतों के साथ क्या ये बात अभी इस नई जनरेशन को जो बिल्कुल अभी तैयार हुई है उसको समझाने में वहां का इस्लामिक रेवोल्यूशन सिस्टम नाकाम रहा है, जिसका ये हश्र देखने के लिए मिला हमें? इमाम बारगाहें जल रही थी, मस्जिदें जल रही थी, ये भी तो तस्वीरें हैं ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। देखिए जेन ज़ी, इसलिए मैंने सवाल किया, जब इमाम बारगाहों पर आग लग रही है और मस्जिदें जल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग इस सिस्टम से अब किसी ने भी आप कहेंगे कि हो सकता है वो विदेशी ताकतें थी, उन्होंने लगवाया, लेकिन लगाने वाले तो ईरान के ही थे ना भाई, वहीं के लोग थे। तो क्या वो उससे अब जो ऊब गए हैं, क्या वो उससे बाहर आना चाहते हैं? जेन ज़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं, देखिए जेन ज़ी मस्जिदें जलाने में शामिल हो, इमाम बारगाहें जलाने में शामिल हो, ऐसा नहीं है। जो इमाम बारगाहें जला रहे हैं, मस्जिदें जला रहे हैं, जो अमाकिन उमूमी हैं उनके ऊपर उनमें आग लगा रहे हैं या बैंक लूट रहे हैं, उनका जेनजी से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, बल्कि ये वो लोग पेड कुछ लोग हैं
कि जो एक शैतानी सिस्टम को चाहते हैं, वो किसी भी सिस्टम में कामयाब नहीं, यानी कोई भी निज़ाम जो जिसके पास अपने उसूल हों, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वो चाहे ईरान में कैसा भी हुकूमत हो, मसलन क्या हम अपने देश में ऐसे शख्स को कबूल करेंगे कि जिसके हाथ में AK-47 हो, अमाकिन अमूमी को लूट रहा हो, धार्मिक स्थलों को जला रहा हो, या खुद जो मुकद्दस किताब है उसको जला रहा हो, बल्कि हम अपनी टर्मिनोलॉजी में उसको टेररिस्ट कहेंगे। कोई भी देश होगा अगर जो निज़ाम वहाँ पे कायम है, जो पब्लिक द्वारा चुना गया नेता है, चुना गया निज़ाम है, उसके खिलाफ खड़ा होने वाला कोई भी शख्स जो अवाम को, पब्लिक को दहशत में डाले, उसको टेररिस्ट कहा जाता है। ठीक है। ये वो लोग थे जो कुरान को जला रहे थे, जो मस्जिदों को जला रहे थे, जो इमाम बारगाहों को आग लगा रहे थे, या हुकूमती या अवाम के दूसरे अमाकिन को बर्बाद कर रहे थे। इनका जैनजी से कोई मतलब नहीं था। ऐसा नहीं है कि जैनजी ही बस ये काम कर रहे थे, बल्कि कुछ लोग थे कि जो बेचारे, मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि उनको अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है। अगर उनको मुस्तकबिल की फिक्र होती और उनको अपने आने वाली नस्लों की फिक्र होती, तो यकीनन वो अमेरिका के इशारों पे काम ना करते। क्योंकि अमेरिका ने, आपने देखा लीबिया में क्या किया है, अमेरिका ने इराक में क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया, अमेरिका ने सीरिया में क्या किया। यही कुछ इसी तरीके के लोग होते हैं कि जब अमेरिका वहाँ पे हाकिम हो जाता है, वहाँ की कौमों को कुचलता है, वहाँ के मफादात को लूटता है, वहाँ के जो मनाबे हैं और वहाँ की रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब उनको लूटता है और उस मुल्क को कई हिस्सों में बांटता है, तो फिर ये जेनजी और दूसरे जो अफराद शोर हल्ला करते हैं, ये नज़र नहीं आते। बल्कि ये लोग कुछ पेड लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो हर माशरे में आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन कोई भी माशरा, कोई भी बहरहाल एक वो सोसाइटी के जो सिविलाइज्ड सोसाइटी हो, उसमें इनकी किसी तरीके कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। और ईरान में वही लोग सड़कों पर थे, वही लोग ये काम कर रहे थे कि जिनकी वहाँ की खुद की सोसाइटी में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन अभी तो आप जैसे बता रहे हैं, आप खुद नज़र रखे हुए हैं इस पूरे सानहे पर, इस पूरे मामलात पर, कि चीज़ें कंट्रोल में है ईरान की। लेकिन कल क्या हो ये कोई नहीं जानता, और परसों क्या हो ये तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि अमेरिका कभी भी कुछ भी कर सकता है। आपको क्या लगता है, ईरान पर ये खतरा आगे कुछ महीनों, कुछ हफ्तों या महीनों या कुछ लंबे वक्त तक मंडराता रहेगा, या फिर चीज़ें अब बिल्कुल कंट्रोल में आ गई हैं? देखिए, जब से इनकलाब आया, इनकलाब इस्लामी ईरान में, तभी से ईरान के ऊपर ख़तरात तो हैं, लेकिन उन ख़तरात से कैसे निपटा जाता है, ईरान इसको बखूबी जानता है। और इसी वजह से, चूँकि ईरान के जो आला ओहदेकारान हैं और जो ईरान के रहबर हैं, उनकी गुफ्तगू पे और उनकी शख्सियत में लोगों को इतना एतमाद है और इतना उनके ऊपर एतमाद करते हैं लोग कि वो अमेरिका की किसी भी बहकावे में या बाहरी किसी ताकत के बहकावे में नहीं आने वाले। बल्कि जब जब उस रहबरी को, जब जब आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई को लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग सड़कों पर आके उसका इजहार करते हैं और अपनी जो ईमान है, अपनी जो एतमाद है रहबरी के तई और उनकी शख्सियत के ऊपर, उसका वो बरमला ऐलान करते हैं, जैसा कल हमने ईरान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में एक चीज़ और हुई अशरफ ज़ैदी साहब, ये बहुत सारी पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट रही कि इमाम ख़ामनेई रूस निकलने वाले हैं, वो देश छोड़ के चले जाएंगे। ये हफ्ते भर पहले तक ये रिपोर्ट्स आती रहीं। इतना कुछ बिगड़ गया ईरान के अंदर में, लेकिन फिर हमने देखा कि 2 से 3 बार वो जनता के सामने आए और जनता को संबोधित किया, खिताब किया लोगों से, और लोगों में जोश भरा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो रूस निकल जाएंगे और उनके साथ 20 लोग और जाने वाले हैं। इस तरह की तमाम बातें शुरू हो गई थी। देखिए इमरान साहब, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई
ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने प्रतिरोध मोर्चे की जो उसूल हैं उनको लिखा है। हम्म। और ये वो शख्सियत है कि ना फ़कत ये कि इनके बारे में ये सोच लिया जाए कि मुल्क के ऊपर, अवाम के ऊपर या इस इनकलाब के ऊपर वक्त आए और ये ईरान छोड़कर रूस या कहीं और चला जाए, ये सोचना भी असलन महाल है। बशर अल असद से तुलना कर रहे थे। बशार अल असद और माडरो में बड़ा फ़र्क है। देखिए, दोनों रहबर या और इससे पहले जितने भी रहबर थे ममालिक के, उनमें और जमहूरी इस्लामी में फ़र्क ये है कि वहाँ पे इस्लामी निज़ाम नहीं था। वहाँ का रहबर या वहाँ का लीडर फ़क़ी नहीं था, इस्लामी फ़क़ी नहीं था। इमाम ख़ामेनी एक फ़क़ी है, एक वो रहबर है कि जो कुरानी उसूलों के ऊपर रहबरी होती है, वो उनकी शख्सियत के अंदर जलवागर हैं। वो तमाम उसूल, वो तमाम चीज़ें कि जो एक इस्लामी लीडर के अंदर होनी चाहिए, उस अकेले शख्स के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और ये वो शख्स है कि जो एक मकतब फ़िक्र को मानता है, जो मकतब फ़िक्र करबला कहलाता है। तो करबला जो दर्स देती है, करबला जो चीज़ हमें सिखाती है, वो ये है कि अपने अहदाफ के लिए, अपने उसूलों के लिए जान तो दे दो, कुर्बानी दो, लेकिन पीछे मत हटो। तो इमाम ख़ामेनी उस रहबर का नाम है कि ना फ़कत अब, बल्कि इन्होंने 8 साल तक जो ईरान के ऊपर जंग थोपी गई, इराक और ईरान वार की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रंट लाइन पे ये शख्स आलमी इस्तकबार के खिलाफ सीना ताने खड़ा रहा। अपने हाथों में असला लेकर इसने अपने दुश्मन का मुकाबला किया है। ये वो शख्स नहीं है कि जो ड्राइंग रूम में बैठ के सियासत करता हो, बल्कि लोगों के बीच में रहकर, लोगों के दर्द को समझकर उनका जो राय हल है वो तलाश करता है। और यही वो शख्स है कि जिसने दूसरी कौमों को मुतासिर किया है। आज हिजबुल्लाह, जितना भी प्रतिरोध मोर्चा है हिजबुल्लाह के अलावा, यमन में है, आपने हिजबुल्लाह को देखा, आपने हमास को देखा है। वो लोग कुर्बानियां उनकी दी गई, सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने उसूलों से पीछे नहीं हटे। कौन सा लीडर है हमास का जो गजा छोड़ के भागा हो? कुर्बानी देना जानते हैं और उन्हें पता है कि कोई भी चीज, कोई भी मूवमेंट, कोई भी तहरीक कुर्बानी मांगती है। आप जितना खून उसको दोगे, वो दरख्त इतना ही तनावर होता चला तो क्या यही तासुब है, यही बुग़्ज़ पाले हुए हैं जो ओआईसी का एक भी देश, जिसमें कि ईरान सहित 57 मुस्लिम देश हैं, ईरान को छोड़ दें तो 56 की एक आवाज नहीं निकल रही है कि भाई ये ईरान के साथ गलत हो रहा है, या ईरान के अंदर में क्यों दखल देने की कोशिश की जा रही है? मेरा फिर वही सवाल लौट कर आता है, ये बुग़्ज़ है, ये तासुब है, ये क्या है? देखिए, ये कोई तासुब नहीं है, ना ही ये बुग़्ज़ है। बुग़्ज़ का मतलब मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्या ये ईर्ष्या है ईरान से, या कोई भेदभाव है? तासुब यानी कोई भेदभाव है ईरान से? नहीं, देखिए, ना भेदभाव है, ना तासुब है, बल्कि ओआईसी खुद एक ऐसी तंजीम है कि जो हमेशा इस्तकबारी निज़ाम के तहत फैसले करती है। अगर तासुब होता, शिया सुन्नी के हिसाब से होता, तो यकीनन गज़ा के अंदर ये लोग नज़र आते। ओआईसी गज़ा के अंदर, गज़ा को लेके भी उन्होंने कोई काबिल तवज्जो इक़दाम नहीं किए, सिवाय निंदा करने के। इसी तरीके से जब जब आलमी इस्तकबार ने अपने मफादात बचाने के लिए इनके खुद के ऊपर हमला किया, तो ये वहाँ भी उस आलमी निज़ाम के साथ खड़े हुए। अमेरिका का साथ दिया, इसराइल का साथ दिया। मैं समझता हूँ इनके अंदर इस्लामी इक़दार की कमी है। ये ओआईसी जो इसके लीडर्स हैं, ये वो उस निज़ाम को मानते ही नहीं जो इस्लामी निज़ाम है इस दुनिया को चलाने का। लिहाजा हमेशा ये लोग आलमी इस्तकबारी निज़ाम के पंजों में जकड़े हुए लोग हैं। लिहाजा इनसे ये उम्मीद करना कि ईरान का साथ देंगे, ये हो नहीं सकता। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इस पूरे रीजन की जो अवाम है, पूरे खित्ते की जो अवाम है, वो उनके अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं, उनकी जो सिंपैथी है, वो इमाम ख़ामेनी साहब के साथ जुड़ी हुई है, वो ईरान के इनकलाब के साथ जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि वो हमेशा
मुख्तलिफ तरीके से उसका इजहार भी करते हैं। कौन सा OIC का देश है या अरब देश है कि जिसकी अवाम गज़ा में जुल्म होते हुए मसला देख रही हो और उसका दिल ना जल रहा हो, लेकिन वो अपने यहाँ हाकिम उस निज़ाम में जकड़े हुए हैं जो आलमी इस्तकबार के अंडर में काम कर रहा है। लिहाजा जब भी कोई आज़ाद मुल्क होगा, आज़ाद फिक्र होगा, वो हमेशा इनकलाब इस्लामी का रहबर जैसे अजीमुशान रहबर का अपने साथ देता हुआ नजर आएगा। और हम देख रहे हैं कि जहां भी अफकार की आज़ादी नजर आती है वहां इमाम खामनेई के लिए सिंपैथी नजर आती है। जहां भी जिस मुल्क में भी आज़ाद फिक्र हाकिम है उसकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, वहां उसकी फॉरेन मिनिस्टर हो, उसकी फॉरेन पॉलिसी अगर देखिए तो ईरान की हिमायत नजर आती है। जो मुल्क अमरीकी निज़ाम के तहत जितना जकड़ा हुआ है उतनी ही मुखालफत इनकलाब के खिलाफ रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामनेई के खिलाफ वहाँ नज़र आएगी। और ये जो मीडिया एम्पायर है इसकी भी मैं बात कर लूँ, ये जो पूरे इस इनकलाब को इसके चेहरे को मखदूश करने की कोशिश इस 8-10 दिनों में हुई है, इसकी मैं बात करूं तो ये निज़ाम, ये जो एम्पायर है मीडिया का, ये भी उसी इम्पीरियलिस्टिक पावर के हाथ में है कि जो जब ये लोग 12 दिन की जंग में नाकाम हुए तो अब इन्होंने देखा कि यही जो चंद एक लोग जो हमारे एजेंट्स ईरानी गलियों को नाअमन कर रहे हैं, ईरानी शहरों को नाअमन कर रहे हैं, इन्हीं को बुजुर्ग और बड़ा करके दिखाएं ताकि कुछ हाथ लग जाए। लेकिन ये इसमें भी नाकाम हुए और आइंदा भी मैं समझता हूँ ये लोग इस इनकलाब के खिलाफ आकर हमेशा नाकाम होते नजर आएंगे। आप चूंकि ईरान में रह चुके हैं, वहां रह करके जर्नलिज्म भी कर चुके हैं मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी, मैं आपसे चलते चलते बस यही पूछना चाहता हूँ, 2009 फिर 2022 और ये 2026, ये तीसरी बार हो गया है, क्या ईरान स्टेबल रहेगा अभी फिलहाल, या फिर अभी कुछ नया फितना पैदा होगा 2, 4, 8, 10 दिन में या हफ्ते 2 हफ्ते में? क्योंकि बैठे हैं ट्रंप और सामने है इजराइल और लगातार ये कोशिश चल रही है कि इस अड़ंगे को या अड़ंगा हम उनके लिए आपकी तरफ से जिस तरह से आप लफ्ज यूज करते हैं कह सकते हैं, लेकिन उनकी नजर में यह है कि मिडिल ईस्ट में व्यवस्था लानी है, शांति लानी है, तो ईरान में सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि चीजें स्टेबल हो गई हैं या फिर आगे आने वाले दिनों में फिर कुछ ना कुछ नया होगा? देखिए, जिस शांति की अमेरिका बात करता है वो वही शांति है कि जो लीबिया में इन्होंने कायम की, अफगानिस्तान में इन्होंने कायम की, इराक में इन्होंने कायम की, और वही शांति है कि जो ये गज़ा में देख रहे हैं। पूरे दुनिया की आंखें उधर हैं, वो देख रहे हैं किस तरह की शांति ये लोग लेके आते हैं, वो दुनिया देखती है। रही फितने की बात कि आइंदा कोई फितना नहीं होगा, देखिए फितने तो होते रहेंगे, लेकिन उन फितनों को दबाना और उन फितनों के ऊपर कामयाब, मतलब होता है षड्यंत्र। जी, कोई भी षड्यंत्र ईरान के खिलाफ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप एक सही रास्ते पे चलते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं तो यकीनन दुश्मन षड्यंत्र करता है और करता रहा है। और एक पैटर्न है ईरान के अंदर कि जब भी किसी मुजाहिरे को उन्हें बदलना होता है, एक आलमी हिसाब से उसको देखते हैं, वो लोग एक छोटी छोटी इवेंट्स को बड़ा करके बड़ी स्क्रीन पर दिखाकर ये चाहते हैं कि इसी फितने को उस फितने से उम्मीद वाबस्ता कर लेते हैं। ठीक है। और हमेशा वो उम्मीद उनकी टूटती है और जब वो गर्द बैठती है तो उनको वही नजर आता है कि जो हकायक है। और इनकलाब एक हकीकत है कि जिसको मिटाने की रोज़े अव्वल से कोशिश हुई है, लेकिन आज तक वो इनकलाब इनसे मिट नहीं पाया है। कई डिफेंस एक्सपर्ट से भी मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि जो अभी तक जो ऐसा लग रहा था अमेरिका को, इसराइल को या और दूसरी पश्चिमी ताकत को ये उम्मीद थी कि भाई जनता कुछ साथ देगी, तो वो तो फेल हो गया ईरान में। ठीक है, ईरान ने कंट्रोल कर लिया ऐसा लग रहा है। अब क्या ऑप्शन रहता है और किस किस तरीके से वो कोशिश कर सकते हैं अमेरिका और इसराइल? एक तो इराक की बॉर्डर है जहां से वो सीधे हमला करें और बम मार के निकल जाएं। क्या इतना मुमकिन है ईरान के अंदर में कर पाना
क्योंकि ज़मीन पर उतरना तो ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन वो यही कर सकते हैं जैसा कि उन्होंने कर भी दिया था अभी जून में कि भाई बम मार के निकल जाओ, बड़े बम मार के निकल जाओ। इस तरह की कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि जन आंदोलन तो अभी ऐसा लग रहा है जनता की तरफ से, क्योंकि उनकी एजेंसियों ने भी, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, कई अमेरिकी एजेंसियों ने भी कहा है कि भाई अभी वो मौका नहीं आया है, लेकिन हाँ, जनता जिस दिन साथ दे देगी वो उस दिन वो मौका मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता तो क्या ऑप्शन है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आप उस पूरे खित्ते को जानते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। और हमने एक वीडियो भी देखा, हम हालांकि उसकी तस्दीक नहीं करते वो कितना सही है, हमने देखा कि कुछ फोर्सेस ईरान में एंटर हो रही हैं और दावा किया गया कि वो हसदुश शाबी हैं, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स हैं, जो इराक से एंटर कराई जा रही हैं, जो इधर सीरिया में थी अभी, और वो ईरान में वाया इराक आ रही हैं, क्योंकि उन्हें ये जो हो रहा है हिंसा उसको कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया है। तो उनके जो प्रॉक्सी हैं वो भी आ गए हैं, सारे आ रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं या लाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि किस हद तक वो और किस तरीके से वो लोग रिएक्ट कर सकते हैं ईरान के अंदर में? देखिए, अगर अमेरिका किसी हमले के जरिए ईरान को टैकल कर सकता होता तो वो जून में उसने ये इकदाम किया और वो नाकाम हुआ। इसी तरीके से ये जो डेल्टा फोर्सेस का मसला है कि डेल्टा फोर्सेस ईरान के अंदर जाए और वहाँ अपने अहदाफ को पूरा कराए, तो मैं समझता हूँ डेल्टा फोर्सेस हमेशा इन्होंने इस तरह की कोशिशें की, लेकिन ये नाकाम रहे। इन्होंने इस इनकलाब को उस वक्त गिराने की कोशिश की कि जब ये इनकलाब नौपा था, जब ना फोर्सेस थी, ना फौजें थी, ना ही निज़ाम अच्छे से निज़ाम के ऊपर इस इनकलाब की पकड़ थी। ये जब नाकाम हुआ तो अब तो इस इनकलाब को आधी सदी गुजर चुकी है। अब तो इस इनकलाब की जो दुआएं हैं पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी हैं। समझ रहा हूँ, आपकी सैद्धांतिक बात को समझ गया। मैं ऑप्शन आपसे विकल्प पूछ रहा हूँ कि ये विकल्प तो फेल हो गया, जनता का साथ, अब कौन सा देखिए, अगर प्रैक्टिकल विकल्प बचता है? अगर अमेरिका या उसका इत्तेहादी या उसकी जो प्रॉक्सी है इसराइल, वो ईरान के ऊपर हमला करती हैं, तो उस सूरत में कोई भी अमेरिकी बेस इस खित्ते में महफूज नहीं रह पाएगी। और अमेरिका इस चीज को समझ चुका है। यही वजह है कि जब उसने ईरान के ऊपर हमला किया जून में, तो उसने अपनी बहुत सारी बेसिस को खाली कर लिया, लेकिन उसको अंदाजा यह है कि जंग की शुरुआत तो हम कर सकते हैं, लेकिन जंग का खात्मा ऐसे होगा जैसे ईरान चाहेगा। अच्छा, ईरान जंग को के सूरत को किस तरफ ले जाए, किस तरफ मोड़ दे, ये ईरान इस चीज की क्षमता रखता है। और अमरीकी इनखला जो इस पूरे रीजन से शुरू हो चुका है, अफगानिस्तान में आपने देखा है, इराक के अंदर आप भागते हुए अमरीकी फोर्सेस को देख रहे हैं, उसके बहुत सारे बेसिस खाली हो चुके हैं। ये अमेरिका का जो अटेम्प्ट है वेनेजुएला के ऊपर, उसके एनर्जी को कब्जाने के ऊपर, उसके ऑयल के ऊपर कब्जा, ये इस चीज को जो एक्सपर्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनकी नज़र में वो इशारा करते हैं इस बात की तरफ कि अमेरिका अब इस खित्ते से नाउम्मीद हो चुका है, मायूस हो चुका है, लिहाजा इस खित्ते में उसकी दाल गलने वाली नहीं है। लिहाजा उसने अपने ही लैटिन अमेरिका में के एक ऐसे देश को कब्जाया है कि ताकि वहाँ से अपनी एनर्जी को, अपने जो ऑयल है उसको पूर्ति कर पाए। ये एक वजह सबसे बड़ी ये भी है, अमेरिका खुद समझता है, अमेरिका के जो फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं उनकी नज़र ये है कि अब इस खित्ते में, वेस्ट एशिया में बहुत दिन तक बाकी रहना हमारे बस में नहीं है, चूंकि वो तमाम तर कोशिशें जो यानी इनकलाब को ख़त्म करने की हमने की, वो उस सब में हम नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ चुकी है, जहाँ के ऊपर ईरान एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, और ये एक ताकत है कि जिससे टकराना इस्तकबार के बस की बात नहीं है। लिहाजा अब ये पूरा रीजन जो है, अगर वहाँ से अमरीकी इनखला होता है, बहुत जल्द ये सूरत हाल नज़र आएगी, पुरअमन होगा। अमेरिका के बगैर हर वो देश के जहाँ अमेरिका नहीं है पुरअमन है। और मज़ीद अगर इस पूरे रीजन से अमेरिका का इनखला हो जाए, अमेरिका निकल जाए, उसकी फोर्सेस निकल जाए, तो मैं समझता हूँ इस पूरे रीजन में शांति नजर आएगी। इसके अंदर दहशतगर्दी का जो वजूद है, कभी दाइश की शक्ल में वो लोग वजूद देते हैं,
दहशतगर्दी को कभी अलकायदा की शक्ल में वजूद में लाते हैं और कभी बोको हराम और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस पेट्रो डॉलर की वजह से खड़ा करते हैं। मैं समझता हूँ अगर अमेरिका इस रीजन को छोड़ता है तो ये दहशतगर्दी की बीमारी, ये नाअमनियत की बीमारी और ये इस तरह की तमाम तर बीमारी जो रोज़ाना किसी मुल्क में जाकर उसकी स्टेबल गवर्नमेंट को ट्रैकल करते हैं और वहाँ पे दहशतगर्दी और उसको कई हिस्सों में बांटते हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। और ईरान इस तरफ बढ़ चुका है। ईरान का इनकलाब अपने हमसाया ममालिक को, पूरे रीजन के अंदर कौमों को ये हिम्मत दे रहा है कि तुम उठो, लड़ो और अपने हक को छीनो और अमरीकी फोर्सेस को बाहर निकालो। ये सरी पैगाम है जो इनकलाब इस्लामी का है तमाम ममालिक को, तमाम तर उन उम्मतों को, उन सिविलाइज्ड कल्चर्स को जो इस दुनिया में मौजूद है। ठीक है अशरफ ज़ैदी साहब, हमने आपसे बहुत कुछ बहुत डीप समझा क्योंकि आप ईरान में और मिडिल ईस्ट में रह करके जर्नलिज्म कर चुके हैं, वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ को जानते हैं, वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी उससे वाकिफ़ हैं और हमें लगता है कि हमारे दर्शक भी काफ़ी हद तक इससे संतुष्ट हुए होंगे और समझा होगा कि इन सब के पीछे क्या सोच है, क्योंकि आपने उसको बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, और आपके दर्शकों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहरहाल इस गुफ्तगू को बर्दाश्त किया और इंशाअल्लाह जैसे भी आपको ये एपिसोड जैसा भी लगा ज़रूर आप कमेंट करके इमरान भाई के ज़रिए हमें भी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुजारिश है कमेंट ज़रूर कीजिए और आपको क्या लगता है अशरफ ज़ैदी साहब की बातों से आप कितने संतुष्ट हुए, कितने मुतमईन हुए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए और किस मौजू पर हम उनसे आगे बात कर सकते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और ईरान क्या अब स्टेबल रहेगा, क्या चीज़ें शांत हो गई हैं, आपको क्या ऐसा लगता है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। इस पूरे सानेहे पर, इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।